तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वन वे और अनदर के तीसरे बहुत ही शानदार एपिसोड की। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि मास्टर लियू नए बाहरी शिष्यों की क्लास ले रहे हैं और कहते हैं कि आज के लिए बस इतना ही। सारे शिष्य उन्हें धन्यवाद कहते हैं, पर तभी मास्टर लियू की नजर एक खाली जगह पर पड़ती है और वो समझ जाते हैं कि जिंग जियो आज भी क्लास में नहीं आया। वो गुस्से में उसे एक हारा हुआ इंसान कहते हैं और बाकी शिष्यों को समझाते हैं कि कल्टीवेशन का सबसे बड़ा रहस्य सिर्फ कड़ी मेहनत है। मास्टर लियू कहते हैं कि अगर कोई लगातार कोशिश करे तो सबसे कमजोर और मूर्ख इंसान भी एक दिन ग्रीन माउंटेन की 9 चोटियों में से किसी एक की तलवार हासिल कर सकता है। वो शिष्यों को चेतावनी देते हैं कि कुछ लोगों की तरह अपने दिन यूं ही बेकार मत जाने दो। इसके बाद बाहरी शिष्यों के बीच एक पुरानी परंपरा के अनुसार सभी शिष्य एक जगह इकट्ठा होते हैं, जहां वे अपनी कल्टीवेशन के दौरान आने वाले सवालों को लिखकर एक दूसरे के साथ चर्चा करते हैं। वहां पर ब्रदर ज्यू योंगे लियू शिसुई की तारीफ करते हुए कहता है कि भले ही ब्रदर लियू एक साधारण परिवार से आते हैं, लेकिन उनकी समझ बहुत ही शानदार है। ज्यू योंगे कहता है कि जब कोई कल्टीवेशन के रास्ते पर कदम रखता है तो एक टैलेंटेड और एक मामूली इंसान के बीच का फर्क अपने आप साफ हो जाता है। वो बड़ी ही अकड़ में कहता है कि अगर आपके पास टैलेंट नहीं है तो आपका ऊंचे खानदान का होना भी किसी काम का नहीं है और आप कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। ज्यू योंगे खुद को और शिसुई को एक जैसा टैलेंटेड बताता है, लेकिन तभी शिसुई बहुत ही मासूमियत से कहता है कि ये सारी ज्ञान की बातें तो उसे उसके यंग मास्टर यानी जिंग जियो ने बताई थी। ये सुनकर ज्यू योंगे शिसुई को टोकता है और उसे सलाह देता है कि अब तुम एक कल्टीवेटर बन चुके हो, इसलिए तुम्हें सांसारिक मोह माया छोड़ देनी चाहिए। वो कहता है कि तुम्हारा टैलेंट जिंग जियो से कहीं ज्यादा है, इसलिए उस आलसी इंसान को खुद पर बोझ मत बनने दो। शिसुई को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो गुस्से में कहता है कि अपने शब्दों पर ध्यान दो ब्रदर ज्यू। शिसुई अपने मास्टर का बचाव करते हुए कहता है कि उनकी समझ हम सब से कहीं ज्यादा है और अगर उन्होंने मेरी मदद ना की होती तो मैं तुम्हारे सवालों का जवाब कभी नहीं दे पाता। लेकिन वहां मौजूद बाकी शिष्यों को इस बात पर यकीन नहीं होता, क्योंकि जिंग जियो कभी अपने आंगन से बाहर ही नहीं निकलता था, तो भला इतना आलसी इंसान कल्टीवेशन के बारे में क्या जान सकता है। तभी वहां पर अचानक से जिंग जियो आ जाता है। शिसुई तुरंत उसके पास जाता है, जिसे देखकर बाकी लड़के मजाक उड़ाते हैं कि शिसुई अभी भी एक नौकर की तरह बर्ताव कर रहा है। शिसुई खुशी से पूछता है कि यंग मास्टर, क्या अब आप यहाँ रोज आएंगे? इस पर जिंग जियो अपने उसी ठंडे और आलसी अंदाज में कहता है कि मुझे यहाँ आना बुरा नहीं लगता, बस मुझे मुसीबत और झंझट से नफरत है। वो शिसुई से कहता है कि मेरी आराम कुर्सी टूट गई है, उसे चलकर ठीक कर दो। ये सुनकर ज्यू योंगे जिंग जियो को नीचा दिखाने के इरादे से कहता है कि ब्रदर लियू, जब ब्रदर जिंग यहाँ आ ही गए हैं तो क्यों ना हम उनसे कुछ मार्गदर्शन ले लें। ज्यू योंगे असल में जिंग जियो की बेइज्जती करना चाहता था। शिसुई पूरे आत्मविश्वास के साथ कहता है कि आज तुम सब देखोगे कि मेरे यंग मास्टर कितने महान हैं। जिंग जियो को ये सब बहुत झंझट का काम लगता है, पर वो बच्चों की तरह लड़ते इन शिष्यों की मदद करने के लिए मान जाता है। ज्यू योंगे उसे अपने सवाल दिखाता है तो जिंग जियो कहता है कि तुम्हें क्या ये सब भी समझ नहीं आता। जिंग जियो उसे समझाता है कि स्पिरिचुअल सी और स्वॉर्ड फ्रूट के बीच का रिश्ता ऐसा विषय नहीं है जिसके बारे में तुम्हें अभी सोचना चाहिए। वो कहता है कि अगर तुम इस बारे में ज्यादा सोचोगे तो तुम शुरुआती स्टेज में ट्रू एसेंस के बहने के तरीके को गलत समझ बैठोगे। जिंग जियो उसके पर्चे पर सही तरीका लिख देता है, जिसे देखकर ज्यू योंगे पूरी तरह से हैरान रह जाता है और उसे धन्यवाद कहता है। फिर एक और शिष्य उससे हेवनली स्प्रिंग के बारे में पूछता है। जिंग जियो उसे बताता है कि इसका मतलब दुनिया की ऊर्जा को सोखना नहीं है, बल्कि अपने शरीर और दिमाग को एक साथ जोड़ना है ताकि तुम उस ऊर्जा को महसूस कर सको। जिंग जियो उसे सही तरीका बनाकर दिखाता है। ये देखकर सारे शिष्य जिंग जियो के पास अपने सवाल लेकर दौड़ पड़ते हैं। जिंग जियो उनकी गलतियां निकालते हुए कहता है कि किसी ने मेरिडियन लाइन गलत बनाई है, जिससे वो लकवाग्रस्त हो सकता है और किसी की गलती से उसका दाव सीढ़ी मर जाएगा। ये सब सुनकर सभी शिष्य सदमे में आ जाते हैं और उन्हें जिंग जियो के ज्ञान का असली अंदाजा होता है। तभी वहां पर मास्टर लियू आ जाते हैं। वो पूछते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है, तो शिसुई बताता है कि ब्रदर जिंग हमारे सवालों के जवाब दे रहे हैं। मास्टर लियू जिंग जियो के जवाब देखकर बहुत हैरान होते हैं, क्योंकि उसकी समझ सच में बहुत कमाल की थी। मास्टर लियू सभी शिष्यों से पूछते हैं कि क्या तुम्हें पता है कि ग्रीन माउंटेन सेक्ट बाहरी शिष्यों को सिर्फ किताब देता है पर कोई स्पष्टीकरण क्यों नहीं देता।
वो खुद जवाब देते हुए कहते हैं कि हम तुम्हारी समझ का इम्तिहान लेना चाहते हैं ताकि हम तुम्हारी काबिलियत के हिसाब से तुम्हें सिखा सके। मास्टर लियू कहते हैं कि तुमने अनजाने में मदद ली है, इसलिए तुम्हें सजा नहीं मिलेगी, पर आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सुनते ही जिंग जियो बीच में बोल पड़ता है कि ये नियम बिल्कुल मूर्खतापूर्ण है और इसे बदला जाना चाहिए। एक बाहरी शिष्य के मुंह से सेक्ट के नियम की बुराई सुनकर मास्टर लियू भड़क जाते हैं और कहते हैं कि तुम खुद को समझते क्या हो, क्या तुम सेक्ट मास्टर हो? जिंग जियो भी पीछे नहीं हटता और कहता है कि अगर सबको इसी तरीके से पढ़ाया गया तो हम कई महान टैलेंट खो देंगे। तभी आसमान में अचानक एक तेज रोशनी चमकती है और सब बाहर की तरफ भागते हैं। लोग चिल्ला रहे होते हैं कि देखो, सिस्टर झाओ लाओयू अपनी तलवार पर उड़ रही है। उन्होंने अपनी पहली ही कोशिश में आसमान को चीर दिया और बिजली को बुला लिया, जो साबित करता है कि वो दाओ सीड के साथ पैदा हुई एक सच्ची जीनियस है। मास्टर लियू झाओ लाओयू को बधाई देते हैं। इसके बाद मास्टर लियू जिंग जियो से कहते हैं कि मुझे मानना पड़ेगा कि मैंने तुम्हारे टैलेंट को पहचानने में गलती कर दी थी। उन्होंने कल्टीवेशन के अपने इतने सालों में जिंग जियो जैसा समझदार इंसान नहीं देखा था, लेकिन वो तुरंत उसे चेतावनी देते हुए कहते हैं कि ग्रीन माउंटेन के शिष्यों में गर्व होना अच्छी बात है, पर अहंकार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मास्टर लियू के हिसाब से जिंग जियो की सबसे बड़ी कमजोरी उसका घमंड है। वो कहते हैं कि एक गुरु होने के नाते ये मेरा फर्ज है कि मैं तुम्हें सही रास्ता दिखाऊं। वो झाओ लाओयू का उदाहरण देते हुए जिंग जियो को समझाते हैं कि जो पेड़ जंगल में सबसे ऊंचा होता है वो आंधी में सबसे पहले टूटता है। उसी तरह जो तलवार सबसे ऊंची उठती है उसे सबसे तेज हवाओं का सामना करना पड़ता है। वो समझाते हैं कि अगर तुम्हें कल्टीवेशन के रास्ते पर लंबा सफर तय करना है तो तुम्हें अपनी चमक छिपानी होगी और तुम सेक्ट के नियम नहीं तोड़ सकते। जिंग जियो फिर से वही बात दोहराता है कि वो नियम सच में बहुत बेवकूफी भरा है। जिंग जियो मास्टर लियू को रोंग पीक की मास्टर नान वांग की कहानी सुनाता है, जो नान विलेज से आई थी और उन्हें कोई भी भाषा समझ नहीं आती थी। वो शुरुआती नियम पढ़ भी नहीं सकती थी और अगर किसी ने उन्हें सिखाया ना होता तो ग्रीन माउंटेन सेक्ट इतनी बड़ी जीनियस को हमेशा के लिए खो देता। मास्टर नान वांग का ये राज कोई नहीं जानता था, पर एक बाहरी शिष्य को ये सब पता होना मास्टर लियू को अंदर तक हिला देता है। मास्टर लियू को शक होता है कि क्या जिंग जियो किसी बड़े मास्टर का मोहरा है जिसे पहले से ही यहाँ भेजा गया है। इस घटना के बाद पूरा 1 साल बीत जाता है और जिंग जियो बस अपनी बांस की कुर्सी पर लेटा रहता है। उसे कल्टीवेशन में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए मास्टर लियू भी उसे छोड़कर पूरा ध्यान लियू शिसुई पर लगाने लगते हैं। देखते ही देखते बसंत का मौसम फिर से आ जाता है। लियू शिसुई अपने दाओ सीड के टैलेंट की वजह से स्पिरिचुअल यूनिटी को पूरी तरह से सीख लेता है और अंदरूनी सेक्ट का एग्जाम देने चला जाता है। एग्जाम के दिन उसका ट्रू एसेंस उसकी तलवार के साथ ऐसा गूंजता है कि उसकी आवाज पूरे साउथ पाइन पवेलियन में सुनाई देती है। उस दिन शिसुई झाओ लाओयू के बाद पहला ऐसा शिष्य बन जाता है जिसने 1 साल के अंदर ही एग्जाम पास कर लिया और वो चाओतिन कॉन्टिनेंट के सबसे महान कल्टीवेटर्स की लिस्ट में शामिल हो जाता है। एग्जाम पास करने के बाद शिसुई तुरंत अपने यंग मास्टर जिंग जियो से मिलने जाता है। जिंग जियो उससे बहुत ही गहरी बात कहता है कि ये रास्ता बहुत खतरनाक और लंबा है, इसलिए बहुत कम लोग ही अंत तक एक साथ चल पाते हैं। जिंग जियो कहता है कि अब तुम इस रास्ते पर आ गए हो, इसलिए अपना ध्यान भटकने मत देना और जैसे जैसे समय बीतता है भूलना आम बात है, इसलिए पुरानी यादों से चिपके मत रहना। शिसुई भावुक होकर कहता है कि वो उन्हें कभी नहीं भूलेगा और फिर वहां से चोटियों की तरफ चला जाता है और उसके बाद कभी लौट कर नहीं आता। फिर सर्दियां बीतती हैं और 1 और साल गुजर जाता है। इस दिन फाइनली हमारा आलसी हीरो जिंग जियो अपने आंगन से बाहर निकलता है। अंदरूनी सेक्ट का एग्जाम होने वाला था और सब कयास लगा रहे थे कि शिसुई के बाद अब कौन पास होगा। कोई ब्रदर युआन का नाम लेता है तो कोई सिस्टर यूशान का। कुछ लोगों को लगता है कि ब्रदर जू योंगे जीतेगा क्योंकि उसके खानदान के लोग पहले से ही कल्टीवेशन की दुनिया में हैं। तभी सबकी नजर जिंग जियो पर पड़ती है जो एग्जाम देने के लिए वहां आ रहा था। लड़के उसका मजाक उड़ाने लगते हैं कि भला इसका स्पिरिचुअल सीख कैसे भर सकता है और ये कैसे एग्जाम दे सकता है। लेकिन सिस्टर यूशान जिंग जियो का पक्ष लेते हुए कहती है कि वो टैलेंटेड है और तुम लोग सिर्फ इसलिए जल रहे हो क्योंकि उसने तुम्हें शर्मिंदा कर दिया था। अगले ही पल हम देखते हैं कि जिंग जियो ने बड़ी आसानी से एग्जाम पास कर लिया है और वो अंदरूनी शिष्य बन गया है। सब उसे बधाई देने के लिए उसके पीछे पड़ जाते हैं और जिंग जियो को ये सब एक बहुत बड़ा सिरदर्द लगता है।
लड़के उससे कल्टीवेशन के सवाल पूछने के लिए मिन्नतें करने लगते हैं। जिंग जियो सच में बहुत ही कमाल का इंसान था, क्योंकि उसने ग्रीन माउंटेन सेक्ट में अपने दूसरे ही साल में स्पिरिचुअल यूनिटी को मास्टर कर लिया था और अंदरूनी शिष्य बन गया था। अब भाई कहानी यहाँ पर एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर आ चुकी है। जिंग जियो ने आखिरकार अंदरूनी सेक्ट में कदम रख ही दिया है, लेकिन अपने इस बेबाक और घमंडी अंदाज के साथ वो ग्रीन माउंटेन की 9 चोटियों में से किस चोटी पर जाएगा? और क्या वहां के बड़े मास्टर इस आलसी लेकिन खतरनाक टैलेंट वाले लड़के को बर्दाश्त कर पाएंगे? क्या शिसुई और जिंग जियो की मुलाकात दोबारा कभी हो पाएगी? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए दोस्तों अगले एपिसोड का इंतजार जरूर करना।